हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं रितेश। मैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कक्षा 9 की जो आपकी किताब है भूगोल वाली, समकालीन भारत वाली, उसका अध्याय दूसरा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, पठारी है, मैदानी भाग है, पर्वतीय है, जो भी यहाँ पे स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आप पहले चैप्टर में भारत आकार और स्थिति में पढ़ चुके हैं कि भारत की जो स्थिति है वो विश्व में कहाँ पे है, वो विश्व में किस गोलार्ध में है, उसका क्षेत्रफल कितना है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपने पढ़ चुका है चैप्टर 1 में। ठीक है, नहीं देखे हैं आप लोग अध्याय 1 तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा अध्याय 1 का, उसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। क्योंकि पहले आप भारत का भौतिक स्वरूप जानने से पहले भारत विश्व में कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में जान लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में, जिसका भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, भले ही वो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो हो जाए, लेकिन अगर आप लोग समय दे रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आता है तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, चैप्टर समझ में आया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। विभिन्न स्थलाकृतियों वाला मतलब कि यहाँ पे जो भारत का जो पूरा एरिया है वो उसकी स्थलाकृतियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। आप देखेंगे कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं मैदान है, तो कई तरीके की स्थलाकृतियों को मिलाकर भारत पूरा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बस मैदान मैदान ही है पूरे भारत में, या फिर हर जगह पहाड़ पहाड़ ही है। यहाँ पे भारत जो है वो विविधताओं का देश है, आप सभी जानते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि खाने पीने में विविधता है, पहनावे में विविधता है, यहाँ के जो भौतिक स्वरूप है, आपके स्थलाकृतियाँ हैं, वो भी कई प्रकार की हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, हमारी तरफ चारों तरफ पहाड़ है, हम मैदानी इलाके में रहते हैं, हमारी दूर दूर तक मैदानी ही क्षेत्र है। ठीक है, तो आप समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में रहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस भूभाग में या फिर किस क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों, इन सब से बहुत आसानी से आप लोग परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरीके से आपको विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ पे पर्वत भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है, द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, तो आपको कई प्रकार की यहाँ पे स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा एरिया हिमालय क्षेत्र है आपका, जो ये पहाड़ी इलाका है आपका, कश्मीर से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ तक। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद भारत की इस साइड देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। बहुत ही प्राचीन भाग है ये, जो प्रायद्वीपीय पठार है, और ये एक स्थिर भाग है, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं होता। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। जो पहले से यहाँ पे सबने कहा था कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो स्थिर है, वो अब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अब हर साल आप लोगों को, पहले आपको देखने को सुनने को मिलता था कि भूकंप 2 4 10 सालों में एक बार आता था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हिमालय क्षेत्र में। लेकिन अब देखेंगे हर साल 1 से 2 बार आप लोगों को ये सुनने को मिल जाता है कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो नेपाल में पड़े कुछ हिस्से, या फिर आपके उत्तराखंड के कुछ हिस्से हो, दिल्ली के आसपास के हिस्से हो, वहाँ पे आपको भूकंप सुनने को मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, जो ये कह रहे थे कि स्थिर भाग माना जाता है, वो गलत साबित हो गया। क्योंकि स्थिर अगर होता तो वो सामान्य रहता, भूकंप आने का मतलब है वो स्थिर नहीं है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी कि वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है।
यानी कि वो अभी अपनी युवा अवस्था में है, वो अभी चेंज हो रही है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां, देख लीजिए, हम नीचे चलते हैं, इधर तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ यहाँ पे निक्षेपों से बने हैं, यानी कि जो नदियों के द्वारा बहा के मिट्टी लाई गई है पहाड़ों से, उसके द्वारा बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी यहाँ पे चौड़ी घाटियों से बना है। तो आपको रूपांतरित शैलों के बारे में पता है, आग्नेय शैलों के बारे में पता है, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत का जो भौगोलिक वितरण है वो किन किन मुख्य कैटेगरीज में, मुख्य वर्गों में बटा हुआ है। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो अभी मैंने ऊपर दिखाया आप लोगों को, उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं, और द्वीप समूह जो समुद्र के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं हिमालय पर्वत की तरफ। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि वो अभी युवा है और ये वलित पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपको याद रखने योग्य यहाँ पे पॉइंट है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। पश्चिम से लेके, आपको अभी दिखा ना ऊपर से ऐसे इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से, तो ये पश्चिम से लेके पूर्व तक, यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास तक फैली हुई है। ठीक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी कि बहुत ही यहाँ पे असमानताएं पाई जाती हैं। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। आपको फिगर के माध्यम से फिर दिखा देता हूँ, आपको समझ में जैसे आ जाए। यहाँ पे देखेंगे, ये चौड़ाई की बात की जा रही है, तो ये आपका कितना है, कितना बताया गया यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। 400 किलोमीटर है, और जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है वो कितना है, 150 किलोमीटर है। ये वाली जो चौड़ाई की बात की जा रही है, ये वाली चौड़ाई की बात की जा रही है, तो विषम है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है उसमें। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। जो कश्मीर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें उतनी चेंजेस नहीं पाए जाते, उतनी विविधता नहीं पाए जाते, वो काफ़ी ऊंचे हैं, जबकि जो आपके पूर्वी क्षेत्र के जो हिमालय पर्वत के यहाँ पे श्रृंखलाएं हैं उसमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियाँ समझ रहे हैं, पर्वतों के नीचे जो मैदानी इलाका होता है, थोड़ा सा निचला हिस्सा। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि पहले तो इन श्रृंखलाओं, हिमालय श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। अब उसमें से भी जो सबसे उत्तरी भाग है, भाग में स्थित जो श्रृंखलाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, महान कहा जाता है, आंतरिक हिमालय कहा जाता है, या फिर हिमाद्री कहा जाता है, सबसे जो उत्तर में है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, यानी कि वहाँ पे जो श्रृंखलाएं हैं सबसे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हिमालय के श्रृंखलाएं हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए नंगा पर्वत 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है, ये 8078। नंदा देवी भारत में 7817। कामेट भारत में पड़ता है 7756 मीटर। नामचा बरुआ भारत में पड़ता है, ये 7756 मीटर। और गुरुला मंदाता ये आपका नेपाल में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 7728। महान हिमालय के वलय की प्रवृत्ति यहाँ पे असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का है, जो आंतरिक हिस्सा है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी यहाँ पे हिमानियों का प्रवाह होता है। यहाँ से कई नदियाँ यहाँ से बहती हैं। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। आपको 2 काम करना है कि इन हिमालय से बहने वाली नदियों के नाम और दर्रों के नाम, और जो वहाँ पे ऊंचे शिखर हैं वो किन राज्यों में है।
ये आपको बताना है। नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो आपको पता है मैं अभ्यास के क्वेश्चन और जो आपके पाठ्यगत प्रश्न आते हैं वो सभी कराता हूँ। तो उसके लिए भी आप रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, ठीक है, एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः यहाँ पे अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों के द्वारा हुआ है, यानी कि इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से हुआ है और परिवर्तित शैलों की वजह से हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है लगभग वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है औसत ऊंचाई, और जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर औसत चौड़ाई है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। महान हो गया पहला। दूसरा कौन सा श्रृंखला यहाँ पे है देखेंगे तो जिसको हम कहते हैं हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर हिमाचल निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर हिमाचल के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो श्रृंखला वो पीर पंजाल श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। ये सबसे अधिक लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, यानी कि वहाँ पे नगर बसे हुए पहाड़ी काफ़ी वहाँ पे नगर बसाए गए हैं। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। अब आपको बताना है नैनीताल कहाँ पे है, मसूरी कहाँ पे है, रानीखेत कहाँ पे है। उनकी पहले तो एटलस में उनकी जगह देखी कहाँ पे है वो स्थित, और वो किन राज्यों में स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित एवं मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, क्योंकि बहा के लाई गई हैं नदियों के द्वारा, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। अब यहाँ पे देखेंगे हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर कौन कौन से। माउंट एवरेस्ट आप सबको पता है, नेपाल में है 8,848 मीटर। कंचनजंगा है, भारत में है 8,598 मीटर। यहाँ पे मकालू है, नेपाल में है 8,481। और धौलागिरी ये भी आपका नेपाल में है 8,172 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा क्षेत्र है आपका, देखेंगे जो ऊपर फिगर में मैंने दिखाया था हिमालय का पूरा क्षेत्र। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए मीटर के हिसाब से उसको कलर किया गया है। 1200 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं वो डार्क किए गए हैं। जो इसका मतलब ये है कि जो ये सब एरिया है वो 1200 मीटर के ऊपर के क्षेत्र हैं। उसके बाद जो हल्के हैं वो 600 से 1200 है मीटर, फिर उसके बाद 300 से 600, फिर 0 से 300। और ये पर्वत श्रृंखलाएं जो ये लाइनों से दर्शाए गए हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा रेंज। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे शिवालिक श्रेणी है आपका, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम के दर्रा है यहाँ पे। ये हिमालय क्षेत्र है, इसको देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा होगा आपको। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस श्रृंखला को जो डिवाइड किया गया है, उसके अलावा पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हिमालय फैला हुआ है उसको भी यहाँ पे विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु नदी के जो बीच की स्थिति है उसको हिमालय के भागों को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तित्सा नदी के जो बीच का है क्षेत्र और नेपाल एवं उसके आसपास का क्षेत्र, उसको नेपाल हिमालय का एवं तित्सा तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय की सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए कि हिमालय को और उस क्षेत्र में क्या क्या नाम से बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि सबसे ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि हिमालय की बाउंड्री है पूर्व के क्षेत्र में। दिहांग महाखंड यानी कि गॉर्ज जिसे कहते हैं के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक
तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, यानी कि वहाँ पे ख़त्म हो जाता है फिर जाके। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होके गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैल से है बनी हुए हैं उनको ये बनाती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल के में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। जो कि पूर्वांचल क्षेत्र है जो हिमालय का, उसमें कौन कौन सा है यहाँ पे शामिल पहाड़ियाँ? पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है उसमें। उत्तरी मैदान के बारे में, पहाड़ियों के बारे में देख लिया आपने। अब भारत के उत्तरी मैदान के बारे में देखते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। जो यहाँ पे उत्तर मैदान है वो प्रमुख रूप से 3 नदियों के ऊपर यहाँ पे आश्रित है, जो इनको प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 3 प्रणालियों के ऊपर आधारित है। पहला सिंधु है, दूसरा गंगा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी जो सहायक नदियाँ हैं जो इन्हीं नदियों से मिलकर बनी हुई हैं, उस नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। आप सभी को पता है नदी जो है मिट्टी बहा के ले आएगी, तो मिट्टी कौन सी होगी जो नदी बहा के ले आएगी आपके पहाड़ी एरिया से, हिमालय के क्षेत्र से? वो जलोढ़ मिट्टी होगी। तो जलोढ़ मिट्टी से ये बना है उत्तरी मैदान। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जो कि द्रोणी से में जलोढ़ों का यहाँ पे निपेच हुआ, यानी कि जो हिमालय से बहती हुई पानी की नदियाँ आई वो आपको वहाँ पे छोड़ती गई। यहाँ पे क्या छोड़ती गई? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी छोड़ती गई हिमालय के निचले क्षेत्र में, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से ज़्यादा, यहाँ पे देखेंगे 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं पे 240 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं पे 320 किलोमीटर चौड़ा है और लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या भारत की सबसे ज़्यादा निवास करती है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी हैं, यानी कि वो लगातार मिट्टी लाती जा रही हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, यानी कि नदी जिस भूमि के चारों तरफ नदी है, ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। ठीक है। अब दाब क्षेत्र के बारे में यहाँ पे देखिए, दाब का अर्थ क्या है? दाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। जैसे एक नदी इस तरीके से बह रही है, एक नदी यहाँ पे ऐसे जा रही है, इधर से फिर ये दोनों नदी मिल गई, तो ये जो बीच का मैदानी भाग है इसको दाब कहते हैं। ठीक है। 2 तथा आब अर्थात पानी। ठीक है। 2 आब, 2 मतलब 2, आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पन और, देखिए पन का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी। जो 5 नदियां वहां से जाती थी उसकी वजह से उस जगह का नाम पंजाब पड़ा था। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग अब पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, अब यहाँ पे देखिए ए लगाया गया, इससे कोई मतलब नहीं, आप सिंपल पढ़िएगा। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज हिमालय से निकली हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि नदियों से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पे घिरा हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्सा नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। तो पहले देखिए जैसे भारत का नक्शा है, तो इस एरिया में देखेंगे पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पे 5 नदियाँ हैं, अभी ऊपर दिखाया गया आप लोगों को।
उसके बाद इसके बाद हरियाणा से जो होते हुए ये पूरा एरिया है आपका बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, ये पूरा गंगा का एरिया है। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे पूर्व की तरफ, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो मुख्य रूप से असम के आसपास के एरिया को कवर करती है। ठीक है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में किया जाता है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, यानी कि जो ये क्षेत्र है, जैसे नदियों के ऊपर ही हम डिवाइड कर दिया कि एक हो गया आपका सिंधु नदी के क्षेत्र का एरिया हो गया मैदानी भाग, एक गंगा नदी का क्षेत्र का मैदानी भाग हो गया, एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र का मैदानी भाग हो गया। लेकिन सिर्फ नदियों के ऊपर इसको विभाजित करना ये सही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी भौगोलिक आकृतियाँ हैं जिसमें विविधताएँ पाई जाती हैं, जिसके ऊपर इनको बांटा जा सकता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। नदियाँ पर्वतों के से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी से में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भांवर के नाम से जाना जाता है। अभी दिखाता हूँ। सभी सरिताएं एवं इस भांवर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तराई शब्द आपने सुना होगा, तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का, यहाँ पे देखेंगे जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काट दिया गया। भंवर जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गिरेगा पानी तो वहीं पे जाके लुप्त हो जाता है, काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांवर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में मैदानों में के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अभी नए निक्षेप किए गए हैं उसको खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। यानी जैसे नदी में से बाढ़ आ गया उस क्षेत्र में, मैदानी भाग में, तो वहाँ पे कुछ न कुछ नदियों के साथ आए हुए चीज़ें वहाँ पे रह जाएंगी, निक्षेप जिसको कहते हैं। तो उस जगह को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जहाँ पे ऐसा होता है वो ज़मीन जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब उत्तरी मैदानों को भी आपने पढ़ लिया, हिमालय क्षेत्र को भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम तीसरा पार्ट, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं जो अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये प्राचीन भाग है। ठीक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ठीक है, समझ गए कौन कौन सी भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, 2 भाग यहाँ पे मुख्य हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए मध्य उच्च भूमि किसे कहते हैं। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर विभाग में जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग फैला हुआ है, मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है ये, उसको क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि। तथा उसके बाद विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जैसे हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। दक्षिण पश्चिम से देखिए, ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ये क्या रहा है, दक्षिण पश्चिम से, यानी कि इस क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, इधर बहती हैं। ठीक, इस प्रकार वे इस क्षेत्र से, यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार दिखाया गया, वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण यानी पतली हो गई है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा
बंघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। आप मानचित्र में छोटा नागपुर जरूर देखिएगा कहाँ पे स्थित है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी भाग में विस्तारित है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। यही अभी मैंने आप लोगों को बोला है इसको देखने के लिए। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढला, यहाँ पे कम ऊंचा है यानी कि ढाल नुमा है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है, यानी कि वहाँ पे समतल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, जिसकी वजह से भ्रंश उसको कहते हैं, जिससे वो अलग सा दिखाई देता है। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी एवं जयंतिया हैं। 3 श्रृंखलाएं इसमें मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए। पहली है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। दोनों घाट तो आपको पता ही है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ये 3 चीज याद देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ठीक है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर ऊंचे हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक तथा पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, यानी कि इनका जो विस्तार है वो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा टकराने के कारण ऊपर उठने के कारण वहाँ पे होती है। जैसे देखेंगे इस तरह का भारत का नक्शा नीचे की तरफ गया है, तो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, इधर से जो हवा आती है, ठीक है, वो क्या होती है, यहाँ पहाड़ों से टकराती है और यहाँ पे वर्षा कर देती है। आपको पता है ये ऊंचे हैं ज़्यादा। ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंचा है तथा डुंडा बेटा जो कि उधर का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है अनाईमुड़ी के बाद, 2633 मीटर की ऊंचाई है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। अब यहाँ पे देखिए स्थित है। उसके बाद उड़मंगल, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ऊटी आपने सुना होगा, लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, तथा कोडैकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से, मतलब ज्वालामुखी की जो लावा निकलता है उससे हुआ है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, यानी कि वो धीरे धीरे वो ऊपर से उसकी परतें हटी। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार भी हो गया। अब अगला पार्ट आता है आपका भारतीय मरुस्थल। आप सोचिए कि एक देश में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान मतलब आपने देखा होगा कि इस तरीके से बालू के टीले रहते हैं, तो एक तरंग की तरह दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती हैं
वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं, यानी कि दब जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी एक नदी है मात्र जो सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की। ठीक, याद रखिएगा, लूनी नदी। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला जिसको कहते हैं, का विस्तार, जैसे ये बालू का टीला देखे होंगे ना, ऐसे ऐसे, तो अर्धचंद्राकार है, इसको बरकान कहते हैं। बहुत अधिक क्षेत्र पर यहाँ पे फैला हुआ है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं, यानी कि अर्धचंद्राकार बालू के टीले देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे तटीय मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई और गोवा वाला जो क्षेत्र है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोंकण किसको कहते हैं? मुंबई और गोवा वाला क्षेत्र है। जो मध्य भाग जो है उसको कन्नड़ मैदान कहते हैं और जो दक्षिणी भाग उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग इसका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील, आप सभी को पता है चिल्का झील कहाँ पे है, अब बताइएगा। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है आपका, किसका? यहाँ पे जो अवसाद यहाँ पे फैलाती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो डेल्टा बनाती हैं, उसका एक चिल्का झील बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है। तटीय मैदान देख लीजिए। चिल्का झील भारत के में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा राज्य में महानदी के जो डेल्टा उसने बनाया है वहाँ पे ये है स्थित। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द्वीप समूह, लास्ट पॉइंट, जो आपके भारत के भौगोलिक क्षेत्र में द्वीप समूह आता है उसको भी देख लेते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? आप एक देखेंगे कि एक पश्चिमी क्षेत्र में भारत के है, अरब सागर के क्षेत्र में, और दूसरा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में है। यहाँ पे देखिए, द्वीप समूह का मतलब देखिए इस तरीके से होता है। एक द्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, यानी कि कई द्वीप छोटे छोटे मिलके द्वीप समूह बनाते हैं। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। आप नीचे जाएंगे ना भारत के नीचे के क्षेत्र में, तो आप यहाँ पे पश्चिम के क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे लक्षद्वीप की जो जितने भी द्वीप हैं आपको दिखेंगे। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। यहाँ पे करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी के में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में है। यहाँ पे देखिए, प्रवाल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं आगे हम। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, यानी कि जब वो मर जाते हैं तो वहाँ पे वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो वो पानी में घुलता नहीं इतनी आसानी से। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा यहाँ पे देखिए प्रवाल वलय। ये आप देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे, ग्रेट बैरियर रीफ नाम सुना होगा आपने, बहुत छिछला क्षेत्र है समुद्र के अंदर। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास में देखा जाएगा तो वो इन्हीं प्रवालों से बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं, इधर उधर फैले हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह
निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, यानी कि जो नीचे पर्वत श्रेणियाँ उसका कुछ उठा हुआ भाग है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है। वहाँ पे अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है भारत के लिए। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषमता वृत्त यहाँ पे विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवती है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। आप सभी को पता है विषुवत वृत्त के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा घने जंगल होते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र, यहाँ पे आप बताइए कि जो ज्वालामुखी सक्रिय है वो कहाँ पे है, तो बैरन द्वीप समूह पे है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि वे विभाग एक दूसरे से के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक यहाँ पे संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के लिए प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के लिए भंडार हैं, जिनसे देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य तथा पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। भारत के ऐसी भौगोलिक क्षेत्र आकृतियाँ हैं कि हर चीज़ यहाँ पे अपना उपस्थित है, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो, चाहे वो आपके पानी की चीज़ें हों, नदी वाली चीज़ें हों, वो सारी चीज़, तटीय एरिया हो आपका, सारी चीज़ें यहाँ पे भारत की भू आकृतियों में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे आपका अभ्यास प्रश्न। आशा करता हूँ अब ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो के साथ इंक्लूड कर लूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आंसर की अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ बिल्कुल फ्री में सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एनसीईआरटी के सभी विषयों की सभी क्लासेस की यहाँ पे वीडियोज़ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी हमेशा के लिए। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ 1-2 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।